Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सोनाली त्रिवेदी जी और जानते हैं हम इनसे इनकी जर्नी किस तरीके से रही पीएससी को लेके और क्या क्या चैलेंजेस रहे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सोनाली जी आपकी बेसिक प्रोफाइल से। जनरली मैं देख रहा हूं कि आप एमफिल भी हैं, पीएचडी भी कर रही हैं, इतनी बढ़िया प्रोफाइल है। तो कहाँ से शुरुआत हुई वो सारी चीजें, मतलब एक जनरल प्रोफाइल जो है वो पहले हम जानना चाहेंगे, फिर जर्नी के बारे में। एक्चुअली सर मेरा 12th तक साइंस फील्ड था और मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, तो इस फील्ड के बारे में मैंने तब सोचा नहीं था। जी बट मैंने 12th के बाद स्विच किया आर्ट की तरफ। मतलब मैंने एक साल ड्रॉप लिया, फिर मुझे लगा कि मतलब मैं जो चाह रही हूँ वो चीज शायद ये नहीं है। जी तो एक साल लगा मुझे ये जानने के लिए और मैंने स्विच किया, मैंने आर्ट लिया और आर्ट के साथ मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। बीए मैंने अपना ग्रेजुएशन में किया। देन जी मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए रखा मैंने कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में जाना था, तो मेरा पूरा एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन ही है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। जी तो मैंने अपनी पैरेलल स्टडी भी एकेडमिक कंटिन्यू रखा और ये तैयारी भी साथ साथ में करती रही और लकीली मेरा 2015 में क्रैक हो गया। ग्रेट ग्रेट। तो अब ये जो पीएससी की जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट होती है, मतलब कब डिसाइड किया आपने कि मुझे स्टेट पीएससी के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए? वो एक सडन क्लिक जैसा था कि मतलब अब मुझे ये नहीं करना है और अब मुझे ये ही करना है। और मैंने फिर जैसे मैंने बताया कि मैंने साइंस से आर्ट लिया। आर्ट में मैंने एडमिनिस्ट्रेशन अपना सब्जेक्ट रखा कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, तो मुझे बेसिक से बिल्कुल हर चीज एडमिनिस्ट्रेशन की जानना जरूरी है। जी और उसके बाद मैंने मतलब सोच लिया था कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है। एक स्ट्रेटेजी मैंने रखा कि नहीं मुझे करना है और मैं कर लूंगी, मैं ये बहुत अच्छे से कर लूंगी। बिकॉज एक होता है कि आपको हमेशा फील्ड में अच्छा काम करना है, ये या मतलब एक जन सेवा वाला जो कॉन्सेप्ट रहता है हमारा, तो वो चीज थी। तो मैंने ये चीज मतलब मेडिकल के बिहाफ पर फिर ये फील्ड मैंने चुनी। और बस मैंने फर्स्ट ईयर से ही तैयारी की, सब कुछ छोड़ के बिल्कुल आईसो। एक्चुअली मैं उस टाइम पे क्वारंटीन हो गई थी ग्रेट और मैंने सिर्फ अपनी बुक्स और अपना टारगेट अपने पास रखा और बस मैं सेल्फ स्टडी करती रही और बस फिर हो गया एक ग्रेट। असफलता के बाद। वेरी नाइस। तो अभी जब मैं देखूं तो क्या चैलेंजेस आपको प्रिपरेशन के टाइम लगे कि ये कुछ चैलेंजेस हैं, इनको हमें टाइमली जो है या किस तरीके से उनको ओवरकम करना चाहिए अलग अलग सिचुएशंस में, तो क्या कुछ ऐसी सिचुएशन रही आपके साथ? सर मेरा एक्चुअली मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे उस टाइम इतना क्रेज नहीं था। मतलब इंदौर भोपाल बड़ी सिटीज में था, मैं शिवपुरी जैसे छोटी जगह से बिलोंग करती हूँ। उस जी टाइम पे इतना ज्यादा नहीं था, अभी काफी है। तो मैं जब तैयारी करने के लिए ग्वालियर गई थी, क्योंकि मेरा एकेडमिक जीवाजी यूनिवर्सिटी से था, तो मैं वहां पर तैयारी भी कर रही थी। तो मुझे मैं फर्स्ट टाइम जब कोचिंग में गई वहां मैंने क्राउड देखा, 500 बच्चे क्लास ले रहे हैं, 300 बच्चे। तो मैंने सोचा कि ये अगर इस तरीके से होगा तो मुझसे नहीं होगा। तो मैंने फिर सेल्फ स्टडी लिया, मैंने सिलेबस उठाया, सिलेबस उठा के मैंने बुक्स ली जो रेफरेंसिव बुक्स मुझे लगती थी। एक दो लोगों से पूछा जो तैयारी कर रहे थे पहले से, मैंने जी रेफरेंसिव बुक्स ली और फिर मैंने सेल्फ स्टडी सिलेबस को सामने रखा और स्टडी प्रीवियस पेपर। तो फिर बस उन चीजों को मिक्स एंड मैच करके कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं, तो मैंने सिलेबस को बहुत डिटेल एनालाइज किया। और जो बुक्स मैंने काफी सारी बुक्स देखी, उसमें से जिससे मैं रिलेट कर पा रही थी उन बुक्स को मैंने पढ़ा, बहुत इन डेप्थ पढ़ा, बार बार पढ़ा। जी और बस प्रैक्टिस बहुत की मैंने, टेस्ट पेपर्स बहुत लगाए। इसके बाद मुझे यकीन था कि मेरा हो जाएगा, मतलब प्री अनडाउटेडली मेरा क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री तो क्लियर हो गया था। ग्रेट। तो प्रीलिम्स के लिए क्या एक स्ट्रैटेजी रखी, कि माइंडसेट क्या था कि नहीं ये प्रीलिम्स मैं दूंगी और दैट विल बी क्लियर्ड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, तो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी एक्चुअली? मैंने एक्चुअली में पूरा बस सिलेबस को फोकस किया, ओके सिलेबस में क्या है और प्रीवियस पेपर्स में क्या क्या आ रहा है। इसके अलावा जो एमपी और करंट जो रहता है उस बस उसके अलावा मैंने किसी भी चीज पर मतलब ध्यान, और फुल एंड फाइनल बस ये था कि बस जो अपने दैनिक काम होते हैं उनको छोड़ने के अलावा मुझे जितना टाइम मिलता था, 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, तो मैं पूरा टाइम बस पढ़ती थी। और प्रैक्टिस पेपर मैं इतना लगाती थी कि मतलब जो भी मैगजीन मुझे हाथ में लग जाए, जैसे योजना, कुरुक्षेत्र हो गई या फिर अपनी घटना चक्र वगैरह, प्रतियोगिता दर्पण, तो मैं जैसे सुबह परचेस करके लाएंगे तो शाम तक वो पूरी खत्म करके ही रख देती थी कि अब जो जितना आ गया उतना समझ में, ठीक है। जी तो फिर मैंने उससे सेल्फ नोट्स अपने काफी बनाए, तो वो मुझे मेंस में भी काफी काम आए थे। तो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस ने मेरा कॉन्फिडेंस इतना बूस्टअप कर दिया था कि हाँ मतलब कहीं से भी जैसे भी क्वेश्चन आएगा मैं क्रैक कर लूंगी।
ग्रेट। तो तो मैं बहुत नोट नोट कॉन्फिडेंट थी। जी जी, नोट मेकिंग के लिए जो है कि जनरली हमें मदर बुक्स फॉलो करनी होती है, तो प्रीलिम्स के जी। लिए ऐसा कोई रामबाण तरीका कि ये बुक्स हमें फॉलो करनी चाहिए और यहाँ से इस तरीके से नोट मेकिंग करनी चाहिए तो प्रीलिम्स आपका कभी नहीं रुकेगा, ऐसी कोई अचूक रणनीति? मैंने जैसे वो जो आपने जिक्र किया मदर बुक्स जो होती हैं, तो मैंने एक्चुअली एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दी थी। मैंने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ा था, बहुत अच्छे से, क्योंकि मेरे पास टाइम काफी था। मैंने ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में मैं तैयारी शुरू की थी, तो मेरे पास 1 साल का काफी टाइम था। तो मैंने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी। फिर मैंने जो लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए वो पढ़ी, स्पेक्ट्रम। उससे क्या फिनिशिंग आती गई, जैसे चीजें आपने जी बहुत बेसिक से पढ़ ली, फिर आप उसको बहुत अच्छे से फिनिशिंग दे सकते हैं। तो हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी। वर्णमाल मैंने काफी मतलब 5 से 6 बार मैंने वर्णमाल पढ़ी ज्योग्राफी के लिए, कि ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन कहीं भी, मतलब एक टारगेट दिमाग में था कि अगर एक बार पढ़ रही हूँ तो टॉपिक से कोई क्वेश्चन मिस नहीं होना है। तो फिर मैंने उनको रिपीटेडली जो बुक प्रेफर की थी उन्हीं को रिपीटेडली काफी पढ़ा, मतलब रिवीजन को काफी टाइम दिया मैंने। एक बार बुक जो पढ़ ली फिर उसी को बार बार रिवाइज किया, ना कि ये कि अब और दूसरी बुक देख लूं और दूसरी बुक देख लूं, ऐसा नहीं था। जो प्रेफरेंस बुक्स थी उन्हीं को बार बार रिवाइज किया। और जी करंट में बहुत लगातार अपडेट रहती थी करंट से, तो फिर हो गया था कि हाँ अब इससे बाहर कहीं कुछ नहीं जा रहा। प्रीवियस पेपर भी लगाया था, टेस्ट सीरीज वगैरह भी, तो बन रहा था, काफी अच्छा स्कोर हो रहा था, तो समझ आ रहा था कि हाँ हो जाएगा, कहीं कोई कमी इतनी नहीं है कि रह जाए। ग्रेट। मेंस को लेके क्या प्लानिंग थी कि मैं मेंस इस तरीके से कंप्लीट करूंगी, ये मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी? क्या आपने डिसाइड किया मेंस को लेकर कि मेंस इस तरीके से अटेम्प्ट किया? एक्चुअली सर मेंस में ये था कि मैंने कोचिंग को अवॉइड किया था, कि मतलब मैं, मुझे लगा था जैसे मैंने प्री में सिलेबस को सामने रखा और कर लिया, तो मैं मेंस में भी उतना अच्छे से कर लूंगी। 2014 में जब मैंने मेंस दिया तो मैंने वही सिलेबस सामने रखा और जितना मुझे मिला चीजें वो मैंने थोड़ी बहुत करके लिख दी। लेकिन वो जो राइटिंग प्रैक्टिस और जो आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन था आंसर का, वो चीज मेरी मिसिंग थी। और 100% सिलेबस करने की वजह से लैक ऑफ रिवीजन हो गया और उसकी वजह से वहां चीजें रिकॉल नहीं कर पाना, ये तो 2014 में मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ। देन मैंने उस चीज को पूरा एनालाइज किया कि कहाँ कमी रह गई, कि मैं मतलब पेपर मैंने 3 घंटे में अटेम्प्ट किया, लेकिन क्या किया, कैसे किया, मार्कशीट वगैरह देखी, कॉपीज भी देखी थी आरटीआई लगा के। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि 100% सिलेबस कवर करने की वजह से मैंने जो चीजों को ठीक से रिवाइज नहीं कर पाई, सारी चीजें कवर करने की वजह से रहा, तो वो चीज फिर मैंने अवॉइड की। नेक्स्ट टाइम मैंने टू द पॉइंट सिलेबस को बहुत अच्छे से एनालाइज किया कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर की डिमांड क्या है, मतलब जैसे इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स सेंट्रलाइज कहाँ है, कहाँ से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे बेरोजगारी भी पूछ रहे हैं तो कहाँ से रिलेट कर रहे हैं, गरीबी पूछ रहे हैं तो कहाँ से रिलेट कर रहे हैं। इस तरीके से जब मैंने डिटेल पूरा सिलेबस एनालाइज किया तब मुझे समझ में आया कि मुझे ये चीजें पढ़नी है, इनको बार बार रिवाइज करना है, और फिर अगर ऐसा होता है तो फिर मैं क्रैक कर पाऊंगी। देन मैंने यही पूरी स्ट्रेटेजी रखी और फिर मैंने प्रैक्टिस की थी आंसर राइटिंग की, और मैंने 1-2 कोचिंग्स में मतलब अपना आंसर चेक कराया, तो उन्होंने कुछ मुझे बताया, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है। देन हो गया रिजल्ट आपके सामने। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जी। अभी जब आप फील्ड में हैं, जब आप काम करते हैं तो कितना एक्साइटिंग है, मतलब आफ्टर दी सिलेक्शन जो है वो किस प्रकार की दुनिया है अभी आपकी? एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी फ्रैंक, जब हम मतलब इतना अच्छा एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं तो हम खुद में एक डिग्निफाइड बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से, कि हम एक अच्छा एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं, हम एक अच्छी जॉब में हैं। बट ग्राउंड रियलिटी ऐसा नहीं है, ग्राउंड रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। आपको ऐसा लगेगा कि आप इतना मेहनत करके मतलब इस चीज के लिए आए हैं यहाँ पर, जो मतलब वस्तु स्थितियां हैं, तो फिर वहां पर ऐसा लगता है कि अभी शायद 5-10 साल में चीजें चेंज होंगी, या हम जैसे लोग जब ज्यादा बढ़ेंगे तब चीजें चेंज होंगी। क्योंकि नए जो आइडियाज होते हैं, जो आपका वर्किंग का जो अप्रोच रहता है, उस चीज को जो कुछ पुराने लोग हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उनका जो तरीका है, अगर आप उससे डिफर तरीके से चीजें कर रहे हैं तो फिर वो उस चीज के लिए आपको क्रिटिसाइज करने लगते हैं अप्रिशिएट करने की बजाय। तो वो एक चीज मैंने महसूस की अपनी वर्किंग में। अदरवाइज तो बहुत अच्छा है कि मतलब आप कुछ पावर्स हैं आपके पास, कुछ करने का, कुछ नया करने का, कुछ दिखाने का आपके पास है, तो वो आप कर पाते हैं। क्योंकि मेरी फील्ड मतलब मेरी जॉब है वो फील्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो वहां पर जैसे काम करना है, कई बार बहुत ही अपोजिट सर्कमटेंसेस रहते हैं आपके, उनमें भी आपको अच्छे से काम करना है, सारी चीजों को मैनेज करना है।
तो एक्सप्लोर काफी कर पाई मैं अपने आप को इस फील्ड, इस जॉब में आके काफी कुछ एक्सप्लोर कर पाई मैं। ग्रेट, ग्रेट। तो अभी जो है जब हम तैयारी करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे करंट अफेयर के भी हमारे कई सारे सोर्सेस हम प्रेफर करते हैं कि ये करंट के जी लिए हम ये पर्टिकुलर मैगजीन फॉलो कर लें या न्यूज़पेपर्स फॉलो कर लें या कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म हो जहां से हमें चीजें मिल जाएं। तो आपने किस तरीके की अप्रोच रखी, क्या रेफरेंस आपने रखे? मैंने एक्चुअली मैगजीन्स जो है जैसे कुरुक्षेत्र थी, योजना और रोजगार निर्माण, इस तरीके के जो मैगजीन्स थी, क्योंकि वो ऑथेंटिक सोर्स होते हैं। जैसे मैंने कई बार ऑनलाइन भी चीजें की हैं, लेकिन उनके पास ऑथेंटिक सोर्स नहीं होते, कई बार इधर उधर से मटेरियल, और आप बहुत ज्यादा उलझ जाते हो उसमें। तो मैंने ये सोर्सेज रखे जिसमें जैसे सरकार की कोई भी योजना है या कुछ भी आ रहा है तो ऑथेंटिसिटी के साथ आ रहा है, तो उनको मैंने हमेशा प्रेफरेंस रखा। और न्यूज़पेपर में डेली रीड करती हूँ, मतलब एडिटोरियल में डेली पढ़ती हूँ, तो उससे मैं चीजों को अपडेट करती रहती हूँ। इसके अलावा अनअकैडमी जो है, मैं अनअकैडमी के भी काफी वीडियोस फॉलो करती हूँ। ओके। तो आपने जो न्यूज़पेपर्स जो हैं जो फॉलो किए, वो कौन-कौन से न्यूज़पेपर्स फॉलो करना चाहिए स्टूडेंट्स को? एक्चुअली मैंने तो बहुत ही रेगुलर दैनिक भास्कर के एडिटोरियल पढ़े थे। इसके अलावा जो एक बिजनेस स्टैंडर्ड करके जो है, बिजनेस स्टैंडर्ड के मैंने एडिटोरियल पढ़े थे इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि वो पार्ट मेरा थोड़ा सा वीक रहता था, तो मैंने उसके लिए वो पढ़ा। बाकी तो मैंने मैगजीन्स ही पढ़े थे, रोजगार निर्माण एक न्यूज़पेपर और था, और मैगजीन, ये दोनों ही मैंने प्रेफर की थी। इतने में हो गया था। और ये अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये भी आपको चीजें बहुत अच्छे से बताते हैं, समझाते हैं, और मतलब आप चीजें बहुत बेहतर कनेक्ट कर पाते हैं। बिल्कुल। अभी जब आपने देखा, मैंने प्रोफाइल आपकी जब स्टडी की, पता लगा कि पीएचडी है, मतलब आप एमफिल भी हैं, तो एक जी एकेडमिक साइड आपकी चलती रही और प्रिपरेशन भी आपकी चलती रही। तो कितना जी। जरूरी था इन दोनों को बैलेंस लेकर चलना? एक्चुअली मेरे लिए, मैंने जब 1 साल का ड्रॉप लिया 12th के बाद, तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा मैंने 1 साल पता नहीं कितना कीमती समय अपना खो दिया, कि मतलब मैंने क्या अचीव किया उस 1 साल में। तो वो चीज़ मुझे एक्चुअली पिंच कर गई थी। तो मैंने ये सोचा था कि मैं कभी भी अपनी ग्रोथ को मतलब कम नहीं होने दूँगी। जैसे आप सेलेक्ट भी हो जाते हैं, आप जॉब करने लगते हैं, फिर आप एक उस रिदम में आ जाते हैं, रूटीन लाइफ में। तो मेरे साथ मैंने सोचा था ऐसा मुझे कभी नहीं करना, मुझे हमेशा कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते ही रहना है। तो उस सोच के साथ मैंने अपनी एकेडमिक को हमेशा कंटिन्यू रखा। और एमफिल में चूंकि रिसर्च वर्क रहता है, तो उसमें रिसर्च में मुझे काफी नई चीजें मिली। पीएचडी में भी रिसर्च वर्क रहता है पूरा, तो मैंने उसी को जैसे मैं ई गवर्नेंस में, पीएचडी का मेरा टॉपिक ई गवर्नेंस है, तो ई गवर्नेंस से आज का सिनेरियो वही है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, क्या हम बेहतर कर सकते हैं, तो उससे कनेक्टिविटी मेरे एकेडमिक की मेरी जॉब प्रोफाइल से काफी मैच कर रही थी, इसलिए मुझे उनमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जैसे आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं, वही आप पढ़ रहे हैं, वही आप फील्ड में जाके कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट चीजें बड़ी प्रैक्टिकल वे में होती चली गई। ग्रेट, ग्रेट। तो हर व्यक्ति के लाइफ में कुछ ना कुछ एक टर्निंग पॉइंट होता है, लगता है कि हमें यहाँ कहीं ना कहीं एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन की जरूरत होती है ना? जी क्योंकि सेल्फ स्टडी भी हम कर रहे हैं, हमें एक मोटिवेशन चाहिए होता है, क्योंकि एक पंक्चुअलिटी भी मेंटेन करना है, परसिस्टेंस भी मेंटेन करना है कि लगातार हम मेहनत करते रहें। तो कॉन्टिन्यूटी जी और जी सारी चीजें कितना मुश्किल होता है, क्योंकि जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो बार बार ऐसा लगता है यार मोर देन सफिशिएंट, बहुत हो गया, अब थोड़ा चाय पीते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, या कई प्रकार की चीजें दिमाग में होती हैं। जबकि कोचिंग हमें एक सिटिंग हैबिट और एक एनवायरनमेंट लेके देता है। तो कितना चैलेंजिंग जी। था अपनी सेल्फ स्टडी को उस लेवल तक पहुंचाना? एक्चुअली मैंने अपने फेलियर को ही अपना मोटिवेशन बना लिया था, क्योंकि जब आप फेल होते हैं तो आप मतलब ये नहीं कि आपकी वो जो सारे बातें हैं वो सेम ही हैं कि आपकी योग्यता नहीं है एक्सेट्रा, बट जब आप फेल होते हैं ना तो सोसाइटी को एक वो मिल जाता है, एक बेंचमार्क टाइप का लगाने के लिए कि अरे तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें। तो मैंने उन चीजों को डिप्रेसिंग की बजाय अपने मतलब मोटिवेशन के लिए लिया था कि नहीं यार, अगर किसी को लग रहा है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, तो मैं डेफिनेटली, मैं जानती हूँ मैं कर सकती हूँ। तो मैंने उस चीज़ को हमेशा बहुत पॉजिटिव लिया। जब भी कोई मुझसे कहता था अरे पीएससी ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता, तो मुझे लगता था कि अगर तुम ऐसे कह रहे हो तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ बहुत बेहतर हो सकता है इसमें। क्योंकि अगर मेजोरिटी ये सोचती है ये नहीं हो सकता, तो मुझे लगता है कि मुझे तो ये करना है, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है। ज़्यादातर लोग तो इसे ट्राई करने से पहले ही होपलेस हो चुके हैं। तो वो चीज़ मुझे हमेशा मोटिवेट करती थी कि नहीं, आई कैन डू दिस, और मुझे तो एक सेट करना है कि नहीं मतलब
लोग वाग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वो जो फेलियर की थी और फेलियर के टाइम पे जो चीज़ लोगों की बातें थी, बस वही मुझे बूस्ट अप करती थी कि नहीं तुम्हें करना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। तो उस चीज़ की ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। ग्रेट। जब तो आप मैं तो पूरा अपनी जर्नी को देखते हैं, पूरी सारी चीजें देखते हैं, तो पीएससी जी। को, आप स्टेट पीएससी को आप किस तरीके से देखते हैं? इट्स रियली अ हार्ड नट टू क्रैक या एक इजी टास्क के रूप में देखती हैं? मतलब क्या आप उसे समझते हैं कि क्या लेबल आप उसके दे सकते हैं कि ये इस तरीके का एग्जाम है, कितना टफ है या कितना इजी है? एक्चुअली टफ और इजी आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। अगर आप ये सोच लोगे कि इट्स अ बिग हर्डल, नहीं क्रॉस होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली आपको यही चीजें सुनने को मिलेंगी और लगेगा भी कभी कभी कि नहीं हो पा रहा, इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी नहीं हो पा रहा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका माइंडसेट है कि ये कोई ऐसी अनोखी चीजें नहीं है जो तीसरी दुनिया की और हमें पढ़नी है और हमें उसे क्रैक करना है, नहीं। ये वही चीजें जो हम पढ़ते आ रहे हैं, मतलब फिफ्थ क्लास से हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वही सारी चीजें पढ़ रहे हैं। करंट भी है वो जो हमारे आसपास घट रहा है, तो हम उन चीजों से अवेयर हैं। तो इसको बहुत ही इजी वे में लें कि ये जो वही चीजें जो हमारे आसपास हो रहा है, बस थोड़ा सा अवेयर रहें और अपने मतलब एक बहुत ही एक अपन सेट करते हैं ना कि हमें एक बहुत अच्छी लाइफ जीना है। हर किसी का ड्रीम होता है कि हमें एक बहुत अच्छी लाइफ जीना है, तो उसके लिए इतना सा मतलब बहुत ही थोड़ा सा हार्ड वर्क बहुत मोर देन सफिशिएंट है और आप बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। मतलब आपका माइंडसेट है कि आपको सोचना है कि नहीं यार, एक स्मूथ और मतलब हैप्पी लाइफ के लिए आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ग्रेट। कोई ऐसा पर्सन जिसे आप अपना एक बड़ा हिस्सा क्रेडिट देना चाहती हूँ कि इन्होंने मुझे टाइमली बहुत मोटिवेट किया और टाइमली मुझे सारी चीजें बताते रहे, गाइड करते रहे किस तरीके से? कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो हमें टाइमली एटलीस्ट एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमें दे, हमें एक वो एनर्जी दे या वो गाइड कर सके। तो किस तरीके की चीजें रही, किसे आप देखते हैं? एक्चुअली मेरी मम्मी का बहुत बड़ा सपोर्ट था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी की थी ज़्यादातर, तो वो मेरे पास ही रहती थी। तो बहुत बहुत सपोर्ट मुझे उनका रहा जब भी मुझे मतलब थोड़ा सा डाउन फेज होता है, कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कुछ, तो एक बहुत सपोर्ट उनका रहा। इसके अलावा डॉक्टर वंशना परिहार मैम है जो अभी अरुस्तु अकेडमी में है। उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया थ्रू आउट द वे इंटरव्यू, क्योंकि मैं प्री मेंस मुझे पता था रिटर्न है, मैं कर लूंगी सब कुछ, लेकिन मुझे कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे मैं अपनी सारी चीजों को 30 मिनट में कंपाइल कर सकूंगी, कैसे क्या होगा, उस चीज में उन्होंने मुझे बहुत बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया। मतलब मॉरली उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और मुझे टीच भी उन्होंने ही किया था, गाइड उन्होंने किया, तो एक बहुत बड़ा क्रेडिट उनको जाता है। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो जो है जनरली अगर मैं देखूं पूरे प्रोफाइल को देखने का, इंटरव्यू में आपके 115 मार्क्स थे, तो कहीं कुछ जी ऐसा लगा कि इन मार्क्स को थोड़ा और बढ़ाया जा सकता था? कहीं कुछ ऐसे पॉइंट्स जी दिमाग जी में जी आए जब आपने इंटरव्यू दिया? जी जी, जैसा मैंने कहा कि एक्चुअली मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और मैं जो सबसे ज्यादा नर्वस थी वो वही थी कि मुझे मतलब 25 मिनट में कैसे मैं खुद को एक्सप्लेन करूं, कैसे क्या कहूं। एंड उन्होंने जब जैसे क्वेश्चन मुझसे पुटअप किए तो एक माइंडसेट ये था कि मतलब वो जब क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको जवाब देना ही देना है, तभी आपके अच्छे मार्क्स होंगे। सॉरी बोलने का एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन मतलब ये भी था कि नहीं आ रहा है तो सॉरी बोलना है, अनर्गल भी नहीं बोलना है। तो मुझे 3-4 क्वेश्चंस पे सॉरी बोलना पड़ा क्योंकि मैं नहीं समझ पा रही थी चीज़ों को। तो मुझे वो चीज़ थोड़ा-सा नर्वस कर गई थी उस पॉइंट पे कि यार मैं मतलब मेरा तो बिल्कुल रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, मुझसे कुछ नहीं बन पा रहा है अभी। तो वो जो माइंडसेट मैंने बोला ना, वो जो 2 मिनट का जो इम्पैक्ट दिमाग पे हुआ कि यार मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है या मतलब मैं सही डायरेक्शन में नहीं जा रही हूँ। तो उस चीज़ ने मुझे थोड़ा-सा वहाँ पर दिक्कत की कि मैं बहुत अच्छा 100% अपना नहीं दे पाई वहाँ इंटरव्यू में। तो वो ओके, चीज़ है कि अगर वो ना होती तो मैं बेस्ट अपना कर सकती थी या बहुत अच्छे मार्क्स ले सकती थी। ग्रेट। तो बस यही है कि आप कॉन्फिडेंट बने रहें। बिल्कुल। फ्यूचर को लेके आपकी क्या प्लानिंग? क्या और भी आप पीएससी अटेम्प्ट लेने वाली हैं? जी, जी, बिल्कुल, मैंने अभी भी एग्ज़ाम दिया है 2019 का और मेरा जो टारगेट है जिसको लेके मैंने पीएससी की प्रिपरेशन शुरू की थी, तो वो तो अचीव करना ही करना है। और आई जस्ट होप कि बहुत जल्दी आप मुझे एज़ अ डीसी इंटरव्यू करें। हाँ, तो मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक वे में देख रही हूँ। ग्रेट आई ग्रेट। एम रियली मैं लुकिंग फॉरवर्ड। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड डेफिनेटली कि आप जो चाहती हैं जरूर आपका सपना पूरा हो और जल्दी ही मैं जी, थैंक यू आपसे सो मच। एज अ डीसी भी आपका इंटरव्यू लूं।
एंड नाउ कम्स टू द जी, थैंक कंक्लूसिव यू सो पार्ट। मच। अभी जो स्टूडेंट्स घर में हैं, एक क्वारंटाइन लाइफ जी रहे हैं, सभी लोग अपने घरों में रह के, तो ये जो टाइम है, कोविड-19 सिचुएशन है, तो इसमें हम क्या इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं बीइंग अ स्टूडेंट? बीइंग अ स्टूडेंट आई गेस ये आपका मतलब बहुत ही गोल्डन टाइम है। ये जो लोग मेंस दे रहे हैं अभी 2019 का, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप अपनी फैमिली के साथ हैं, आपको मतलब एक इमोशनल और मॉरल सपोर्ट है। इसके अलावा आपके पास 24 आवर्स है आपको अपने डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करने के लिए, और आप इधर-उधर की चीज़ों से बिल्कुल ही मतलब अपने आप को क्वारंटाइन करके फोकस करें। तो ये सबसे बेस्ट फेज़ है, मतलब आप जितना मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकते हैं खुद को पढ़ाई के साथ, उतना आप कर सकते हैं। दैट इट इज़ अ गोल्डन चांस आई कैन से। बहुत अच्छा लगा सोनाली जी आपसे बात करके। थैंक्स फ्रॉम द अनअकैडमी फैमिली, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये पूरा इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, और मैं कुछ चीज़ें और मेरे लिए ये एक्चुअली फर्स्ट टाइम है, तो मैं फिर भी थोड़ा-सा आज भी नर्वस थी। इंटरव्यू के बाद ये मुझे सेकंड टाइम नर्वसनेस हुई, बट स्टिल थैंक यू सो मच। रियली, रियली थैंक यू। वेलकम।